students, welcome to Swami Vivekananda Institute and my name is Shaheen. In this particular lecture video, we are going to discuss cost of capital. Cost of capital इस lecture को start करने से पहले previous lectures में हम लोगों ने financial management की बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने सोर्सेस से हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन से होते हैं, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया लीज फाइनेंसिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करने के लिए ये जो लेक्चर सीरीज है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझेंगे, फिर इसके डेफिनेशंस पे आएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पब्लिक हमें फंडिंग्स देती है, पब्लिक हमें फंडिंग्स देती है। जैसे कि ये कंपनी है XYZ, मान लो कंपनी है, ये क्या करेगी, इसको पैसों की जरूरत है तो पब्लिक से फंडिंग करेगी, या तो फिर इन्वेस्टर्स के पास जाएगी और कहेगी हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। अब ये इन्वेस्टर्स या पब्लिक इस कंपनी को पैसे देंगे, क्यों देंगे, कुछ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ प्रॉफिट के सिनेरियो में, या इंटरेस्ट और डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट और डिविडेंड के सिनेरियो में। ये क्या करेंगे, मैं अगर किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरा कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब इसको, ये जो पब्लिक फंडिंग करेगी मेरी कंपनी में, इसने मुझे 1 करोड़ रुपीस की जरूरत थी, पब्लिक के थ्रू, इन्वेस्टर्स के थ्रू 1 करोड़ रुपीस मेरे पास आ गया। नाउ इस 1 करोड़ रुपीस को मैं क्या करूंगी, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है, और वहां से मैं एज अ कंपनी रिटर्न कमाऊंगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है। तो जब मैंने पब्लिक से फंडिंग्स ली और उसके ऊपर उनको रिटर्न देना पड़ा, मुझे एज अ कंपनी रिटर्न देना पड़ा, तो वो मेरी होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के ऊपर मुझे कितना रिटर्न देना पड़ रहा है इज कॉल्ड द कॉस्ट, ठीक है। तो ये समझ चुके होंगे कि जब आप कैपिटल ले रहे हो, पब्लिक से फंडिंग्स ले रहे हो, उनको कुछ पैसा दे रहे हो, तो इज कॉल्ड आपका कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट और एक होता है रिटर्न, ठीक है, इन दोनों को समझना। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ोगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे, और भी बहुत सारी कॉस्ट पढ़ोगे। और एक होता है रिटर्न, मतलब आपको पैसा मिल रहा है। अगर मैं अच्छे उसमें आपको समझाऊं इजीली लैंग्वेज में, तो एक स्लाइड लेते हैं, समझो इसको पहले। जैसे कि मान लो ये कंपनी है, इसने क्या किया, इन्वेस्टर से या पब्लिक से फंड रेज किया, ठीक है, और पब्लिक से फंड रेज किया 1 करोड़ रुपीस। इसके बदले में ये इसको क्या देगा, कुछ रिटर्न देगा, जो कि कंपनी की होगी कॉस्ट। रिटर्न देगा या इंटरेस्ट देगा या तो फिर डिविडेंड की फॉर्मेट में देगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 1 करोड़ रुपए इसने मार्केट में अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से भी ये क्या कमाएगा, रिटर्न कमाएगा। तो ये जो रिटर्न देता है पब्लिक को इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो ये कमाता है वो होती है रिटर्न, ठीक है। तो कॉस्ट कम से कम इतनी होनी चाहिए कि रिटर्न को तो कोप अप कर पाए, जितना मैं इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को दे रही हूँ, और जहां से मैं इन्वेस्टमेंट अपनी पैसा रिकवर कर रही हूँ, तो एटलीस्ट वो इक्वल होना चाहिए। और बेनिफिट तो तब होगा जब रिटर्न हमेशा ज़्यादा हो। कोशिश हमारी यही, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि रिटर्न ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। लेकिन हम कब तक सिनेरियो में एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब इक्वल है। अदरवाइज रिटर्न अगर कम होता है और आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है, मतलब इन्वेस्टर से पैसे आ रहे हैं कम, जो हमने मार्केट में पैसे लगाए हैं वो है कम, और जो हमें देने पड़ रहे हैं टू द पब्लिक, टू द इन्वेस्टर, वो है ज़्यादा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसी फंडिंग्स में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हम पैसे को रेज वहां से नहीं करेंगे। तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो बिजनेस बहुत सारे फंड्स लेता है मार्केट्स में अलग अलग फॉर्म से। कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं,
ठीक है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, या आप बोल सकते हो लोन की फॉर्मेट हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं इन डिटेल। इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं। इन सारी जगहों से पैसे ले करके कंपनी कहीं और पे इन्वेस्ट करती है। आफ्टर एक्वायरिंग फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट दीज फंड इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाती है और जहां से वो कुछ रिटर्न कमाती है। अब कम से कम जो रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न दैट सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करे, कम से कम आपका इतना तो रिटर्न होना चाहिए। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो वैल्यू है विच हैज टू बी पेड, किसको देंगे, इन्वेस्टर को देंगे, क्योंकि हमने उनसे कैपिटल लिया है, क्योंकि हमने उनसे फंडिंग्स ली है, इसलिए हम उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ देंगे। दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कंपनी मस्ट अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी एक रेट ऑफ रिटर्न अर्न करती है जो कि कम से कम इन्वेस्टर जितना एक्सपेक्ट करे एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके बराबर, एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट आपका बराबर होना चाहिए इन्वेस्टर्स रिटर्न, जितना हम रिटर्न कमा रहे हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन, मिल्टन एच स्पेंसर ने दे रखी है, सोलोमन एजरा ने दे रखी है। कभी कभी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि ये किस ने दी है और ये किसने दी है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं जो कि फर्म रिक्वायर्स एज अ कंडीशन फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता है जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग को बोलते हैं, जिसको कट ऑफ रेट और हर्डल रेट भी कहते हैं। अब देखो, इसको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको हर्डल रेट लिख लो, हर्डल रेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको कट ऑफ रेट भी कहते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो ये सारे नाम है कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हमने दो कैटेगरी में इसको बांट दिया, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट का मतलब जब अलग अलग कॉस्ट निकालोगे, डेट, मैंने डेट लिया तो मुझे उस पर कितना रिटर्न देना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ये सारी कॉस्ट होती हैं। ये हो गई स्पेसिफिक कॉस्ट, जब आपने एक एक की कॉस्ट निकाली। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट, जब हम इन सारी कॉस्ट को मिला देते हैं तो वो वेटेड कॉस्ट कहलाती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट या कंबाइंड कॉस्ट, या तो फिर उसको कंपोजिट कॉस्ट, अलग अलग इन 3-4 नामों से जाना जाता है। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या तो वो स्पेसिफिक कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है या वो कंबाइंड कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है। इस लेक्चर में बेसिकली थ्योरी की बात करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में कैसे फ्रेम होते हैं और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसकी कैसे होती है। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ डेट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। जैसे कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट नहीं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाएंगे, जिनकी पेमेंट करी जाएगी वो रिडीमेबल बोलते हैं। और जिन जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए खींचते चले जाएंगे और जिनका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं होता, दैट इज इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में भी ऐसा होता है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का अलग फॉर्मूला होता है जो कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टैक्स 1 माइनस ब्रोकरेज। इसको डिटेल में समझते हैं अभी क्या क्या है ये कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ डेट रेफर्स टू द कॉस्ट विच ए कंपनी हैज टू बियर,
जो कि कंपनी को फिक्स्ड इंटरेस्ट के रूप में देनी पड़ती है। आपने पढ़ा है ना, 9% डिबेंचर्स, 4% डिबेंचर्स। तो ये जो 9% और 4% डिबेंचर्स होता है, ये कैसे होता है, ये इंटरेस्ट की ये अमाउंट होती है, इसीलिए इसको फिक्स्ड बियरिंग सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। सच एज डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बॉन्ड्स एटसेट्रा, इट इज मेनली एसोसिएटेड विद डिबेंचर्स। ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ज्यादातर डिबेंचर्स। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एनी हाउ सिमिलर होते हैं, और किस तरीके से सिमिलर नहीं होते उसके भी बात करेंगे। दो टाइप्स के जो डिबेंचर्स होते हैं वो होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, एक रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इन दोनों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करूं, या तो फिर इसको बोलते हैं परपेचुअल डेट। परपेचुअल डेट का मतलब होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विच विल नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जो पूरी कंपनी की लाइफ टाइम ड्यूरेशन में जिनकी पेमेंट नहीं होती, उसको हम इररिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल। इसको इररिडीमेबल डिबेंचर्स लिख लो, मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूं। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू, इररिडीमेबल डिबेंचर्स होता है इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड। ठीक है, अब इस नेट प्रोसीड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके 3 केसेस होते हैं। ठीक है, नेट प्रोसीड, जैसे कि नेट प्रोसीड का मतलब या तो पार वैल्यू होगा, या तो प्रीमियम वैल्यू होगा, या तो होगा फ्यूचर वैल्यू या डिस्काउंट। 3 केसेस हो गए, 3 केसेस होते हैं, पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू या डिस्काउंट। पार वैल्यू का मतलब 100 का शेयर 100 में पे हो, तो ये कहती है पार वैल्यू। प्रीमियम होता है अगर एक्स्ट्रा की पेमेंट हो, 100 के बदले 110। और डिस्काउंट होता है अगर कम की पेमेंट हो, मतलब 100 में से 10 घटा दो तो ये हो जाएगा डिस्काउंट। जब वैल्यू जितने में खरीदा जाता है उतने में ही उसकी पेमेंट होती है, या उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, पेमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे रीपेमेंट की तो बात ही नहीं, उतने में ही उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं आप पार वैल्यू या प्रीमियम या डिस्काउंट। पार वैल्यू का मतलब 100 की वैल्यू 100 में शेयर खरीदा था और उसकी मार्केट वैल्यू 100 ही है। प्रीमियम हो जाएगा 100 में खरीदा था लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कुछ बढ़ गई है। और डिस्काउंट हो जाएगा जब उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। उसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं हर बार। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जो भी खर्चा होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट को हम यहाँ पे घटा देते हैं हर केस में, तब हमारा निकलता है नेट प्रोसीड। ये ध्यान से समझ लो क्योंकि नेट प्रोसीड आगे मैं लिखती जाऊंगी और हर बार एक्सप्लेन करना लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, हर बार नेट प्रोसीड को एक्सप्लेन करूंगी। तो नेट प्रोसीड को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू या डिस्काउंट। पार वैल्यू का मतलब उतनी ही वैल्यू फेस वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है और डिस्काउंट का मतलब थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। और इसमें से जब मैं खर्चों को, फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज वगैरह को माइनस कर देती हूँ तो ये कहलाता है आपका नेट प्रोसीड। नाउ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद पे हो जाते हैं। तो डिबेंचर्स कुड बी इशूड एट पार, पार पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं या प्रीमियम पे हो सकते हैं। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट या लाइफ ऑफ द शेयर, जो भी बोल सकते हो, डिबेंचर्स। ठीक है, अपॉन में रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2।
अभी सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे, उसके बाद डिटेल में समझेंगे कि इसको किस किस तरीके से बताया गया। नेट प्रोसीड की वैल्यू मैंने बता दी, और रिडीमेबल वैल्यू है मतलब इतने में जो असेट है या जो डिबेंचर है आपका उसकी रीपेमेंट हो रही है। मान लो मैंने 100 में खरीदा था, आज की डेट में मैं उसको रीपे कर रही हूँ 110 में, तो ये हो गई मेरी रिडीमेबल वैल्यू मतलब रीपेमेंट वैल्यू। नाउ टैक्स की कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं डिबेंचर्स होल्डर को। डिबेंचर्स इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इट प्रोवाइड, ये क्या देता है आपको, टैक्स सेविंग देता है ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन द रेशियो ऑफ टैक्स रेट की फॉर्मेट में। कॉस्ट कैलकुलेटेड बाय द वे बिफोर टैक्स। अब देखो कॉस्ट ऑफ डेट दोनों तरीके से बताऊंगी अगर टैक्स की टर्म में बात करिए। ये हो गया आपका रिडीमेबल, इरिडीमेबल पहले बात करते हैं, और फिर हो गया रिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड, जिसकी हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। बस यहाँ पे 1 माइनस टैक्स जोड़ दो तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट निकल आएगा। जबकि कॉस्ट ऑफ डेट इस केस में कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, फिर यहाँ पे कैलकुलेट होता है रिडीमेबल वैल्यू प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स अपॉन में होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ये नेट प्रोसीड है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये हो गया आपका नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन, टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे हो गया आपको। ठीक है, देख पा रहे हो टैक्स का बेनिफिट आपका यहाँ पे हो गया, जिसमें आप ये देख पा रहे होगे, ये वाला जो हो गया वो टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमने दो चीजों की, अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ डेट के ही लगभग होती है। वी वुड यूज सेम फॉर्मूला, हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट का यूज होता है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम प्रेफरेंस डिविडेंड का यूज करते हैं। अदर डिफरेंसेस रिगार्डेड टैक्स इंप्लीमेंटेशन, सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट की जाती है विद द फॉर्मूला इज कॉस्ट आफ्टर टैक्स, तो सो वी नीड टू अराइव एट कॉस्ट बिफोर टैक्स। तो वो पहले कैलकुलेट करते थे आफ्टर टैक्स, अब हमें उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर इन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल दिया, क्योंकि उसका फॉर्मूला लगभग किसकी तरह है, कॉस्ट ऑफ डेट की तरह है, तो इसी तरीके से उसको हम समझेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती डिविडेंड को पे करने में, इक्विटी शेयर्स एंड रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज ऑल्सो नॉट डिटरमाइंड। जो आप डिविडेंड दोगे, क्योंकि उसकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो रेट होता है वो भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, फिक्स नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को देगी, बट बिफोर पेइंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बट द कंपनी हैज टू पे डिविडेंड, लेकिन देना पड़ता है बिकॉज इट अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू शेयर्स की बढ़ती है, इसीलिए कंपनी को डिविडेंड देती है। थोड़े टाइम बाद का ही सिनेरियो सही, लेकिन कंपनी का ये अपने पॉइंट में दिमाग में चलता रहता है कि उसको डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना है। फिर नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी। फिर इन्होंने बोला है कि किस तरीके से निकलता है, अर्निंग पर शेयर, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर, या इंक्रीजिंग इन शेयर होल्डिंग वैल्यू। देखो अर्निंग बढ़ती है, इससे डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज होता है कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी इंक्रीज होती है आपकी कहीं ना कहीं जब आप डिविडेंड देते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या बोला गया है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोला गया है।
मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कंपनी देती है इक्विटी फाइनेंस प्रोपोर्शन में, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती, बट स्टिल कंपनी अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रेडिट वर्थीनेस को बढ़ाने के लिए इक्विटी शेयर्स को रेज करती है, जिस पे उसको डिविडेंड देना पड़ता है। मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, बट शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर इन्होंने बोल रखा है इक्विटी फाइनेंस पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ सच शेयर द फॉलोइंग अप्रोचेस। अब कुछ अप्रोच हमने पढ़नी पड़ेगी। एक होता है अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड को अर्निंग प्राइस रेशियो भी बोला जाता है। दिस अप्रोच स्टेट्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग प्राइस मेथड से निकाली जाती है वो है अर्निंग प्राइस शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर। प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। अदरवाइज 100 बाद में होता ही है, इसमें भी आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें भी आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके तो इन सब में क्योंकि ये परसेंटेज में कैलकुलेट होती है इसीलिए। फिर यहाँ पे अर्निंग प्राइस पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर, इस तरीके से अर्निंग यील्ड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। नाउ डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड आपको बताता है, जिसको हम डिविडेंड प्राइस रेशियो भी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ये किस पे बेस्ड होता है? डिविडेंड कितना कमा रहे हो, एक्सपेक्टेड कितना है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसलिए इस तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे निकाली जाती है। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग डिविडेंड मेथड क्या होता है? शेयर होल्डर्स ना केवल डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं बट आल्सो एक्सपेक्ट इंक्रीज इन डिविडेंड एवरी ईयर। सिर्फ और सिर्फ वो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर्स नहीं करते, सिर्फ डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करते, और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डिविडेंड हर टाइम, मतलब हर साल नेक्स्ट अगले टाइम पे उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका डिविडेंड इंक्रीज भी हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिविडेंड, जो प्रीवियस डिविडेंड है या जो न्यू डिविडेंड है, ठीक है, उसमें प्राइस या नेट प्रोसीड मान लो, मार्केट प्राइस पर शेयर मान लो, प्लस ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये D1 क्या है? जो नया आपका डिविडेंड आपने डिसाइड किया, जिसको आप D01 प्लस ग्रोथ की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। D1 अपॉन में MPS, D01 प्लस ग्रोथ, और यहाँ पे प्लस G का फॉर्मूला यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एक और मेथड पढ़ते हैं, कैपम मेथड। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड भी हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें कैसे कैलकुलेट होती है? इसमें निकलती है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RF, मार्केट रिस्क भी बोलते हैं जिसको, इस पूरे को हम मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके के रिस्क फैक्टर जुड़े होते हैं हर एक इन्वेस्टमेंट के साथ। हर एक इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ फैक्टर्स जुड़े होते हैं जो कि सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क के तौर पे हम देखते हैं। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसको पढ़ते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपम मेथड में। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपका एग्जामिनर जरूर से फ्रेम करता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो प्रॉफिट बच जाता है कंपनी के अंदर, अगर वो कंपनी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती शेयर होल्डर को तो वो अपने पास रखती है, उस प्रॉफिट को कहीं पे इन्वेस्ट करती है, जिसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। तो वो इन्वेस्ट करती है और उस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाती है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता डिविडेंड को, रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है।
डेट और इक्विटी की तरह नहीं, अनलाइक डेट और इक्विटी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे एनी रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग पे कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन कि आपको कुछ ना कुछ रिटेन देना है, कुछ ना कुछ रिटर्न देना है। सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कोई भी कॉस्ट नहीं होती रिटेन्ड अर्निंग की। कॉस्ट कैसे होती, हाँ अगर हमें रिटेन्ड अर्निंग पे कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता तो कॉस्ट होती, अब हमें ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि देना पड़ रहा है तो इसीलिए इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर्स के दिमाग से सोचे तो जो रिटेन्ड अर्निंग होती है डू हैव सम कॉस्ट, लेकिन अगर हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो ये सोचेंगे कि इन्होंने हमें डिविडेंड के फॉर्मेट में नहीं दिया, कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखा, तो उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगी, तो इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी उस पॉइंट में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जितनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली आपने 1 माइनस टैक्स माइनस कर दो और उसमें से ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा माइनस कर दो तो रिटेन अर्निंग कहलाता है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। वी वुड हैव इन्वेस्टेड सच अमाउंट इन सम अदर पार्ट्स, तो भाई शेयर होल्डर्स ये भी तो सोचेंगे ना कि जब आपने हमें डिविडेंड के रूप में नहीं दिया तो आप ये पैसा अपने पास रख रहे हो, अपने पास रख रहे हो तो या तो आपने अपने बिजनेस में लगाया होगा या तो आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आपने कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा तो वो कॉस्ट इस पे रिकवर होगी। वी कुड से दैट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब आप काफी सारी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो, जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, या तो आप यूजीसी प्रिपेयर कर रहे होगे, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है, और आपके पास जॉब कर रहे होगे या तो फिर जॉब के साथ साथ कर रहे होगे या जॉब नहीं कर रहे होगे, सिर्फ यूजीसी नेट कर रहे होगे, तो आप इसको इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए कितनी चीजें कितने मौके गवा रहे हो, किस मौकों को छोड़ रहे हो, इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद द कंपनी शुड अर्न, कंपनी मिनिमम रिटर्न तो कमाती है, शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न कमाती है, जिसको शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। फॉर्मूला मैं लिखवा चुकी हूँ, देख सकते हो। फिर नेक्स्ट इज, अभी हमने चारों कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। अब वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये बोला गया है जब सारी की सारी कॉस्ट को अलग अलग जोड़ दिया जाता है तो उसको हम कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं या तो फिर कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के आफ्टर टैक्स और ईच स्पेसिफिक कॉस्ट इज असाइंड वेट। तो क्या होता है, फिर इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ईच स्पेसिफिक कॉस्ट, हर एक स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो जैसे कि इन्होंने पहले क्या बोला है, पहले आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो जो जिसमें टैक्स की जरूरत है टैक्स को कैलकुलेट कर लो, फिर हर एक की स्पेसिफिक कॉस्ट निकालो, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबकी निकाल ली। जिस जिसमें टैक्स की जरूरत थी टैक्स को डिडक्ट कर दिया। उसके बाद सारी की सारी स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे जो वेट दे रखा होता है, फिर वेट कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज आर एडेड टुगेदर और फिर सारे के सारे वेट्स को जोड़ दिया जाता है जिसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबकी कुछ ना कुछ कॉस्ट निकल के आई। फिर इसको जो वेट दे रखे होते हैं, कुछ वेट असाइंड होते हैं, इन वेट से मल्टीप्लाई किया, फिर वेट से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करके फिर आपकी वेटेड कॉस्ट निकल के आती है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और जो आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इन सबको किस तरीके से कैलकुलेट करना है और इन सब के फॉर्मूले क्या हैं। या तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनता है या तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से बनता ही है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स की कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर।
ताकि आप लोगों को एक क्विक रिवीजन मिल जाए। हम लोगों ने आज चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थ्योरी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जितनी कैपिटल की कीमत लगानी पड़ रही है हमें, जितनी पब्लिक से फंडिंग्स ली है उस फंडिंग्स पे जितना हमें रिटर्न देना पड़ रहा है इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मार्केट के अंदर हम अलग अलग बिजनेस के सोर्सेस को लेते हैं, शेयर्स की फॉर्मेट में, डिबेंचर्स की फॉर्मेट में, बॉन्ड्स की फॉर्मेट में, और उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर्स को रिटर्न देना पड़ता है, जो कि कंपनी के लिए कॉस्ट कहलाती है। कंपनी का एटलीस्ट इतना तो कॉस्ट और जो कंपनी खुद रिटर्न कमा रही है उस पैसे पे, वो दोनों कम से कम बराबर होनी चाहिए, नहीं तो फिर कंपनी के लिए कोई भी फायदा नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो वैल्यू होती है जो इन्वेस्टर को दी जाती है, इसको हर्डल रेट और हर्डल रेट कट ऑफ रेट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने दो कैटेगरी में इसको बांटा गया, या तो स्पेसिफिक कॉस्ट को कैलकुलेट करो एक एक इंडिविजुअल कॉस्ट को, या तो फिर टोटलिटी में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। जब हमने ईच एंड स्पेसिफिक कॉस्ट को देखा तो हमने देखा कि कई सारे डेट होती है, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, रिटेन अर्निंग होता है, जिसमें रिडीमेबल डिबेंचर्स या इरिडीमेबल डिबेंचर्स वगैरह भी आते हैं, टैक्स बिफोर टैक्स भी आता है। फिर डेट के बारे में हमने पढ़ा कि डेट को हम चीप कॉस्ट में मानते हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। फिर हमने ये देखा कि डिबेंचर्स में जो आगे जो भी परसेंटेज इंक्लूड होती है उसको फिक्स्ड बियरिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, और दो टाइप्स में बांटा हुआ है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स में इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड आ जाता है फॉर्मूला, जिसको हम नेट प्रोसीड को हमने अलग अलग टर्म्स में पढ़ा, पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, डिस्काउंट, इनकी डिस्कशन करी। फिर रिडीमेबल जो डिबेंचर्स होता है वो इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स अपॉन में होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी है। नेट प्रोसीड को या तो पार पे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे हम इशू करते हैं, उसके बाद हम उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रोकरेज वगैरह माइनस करते हैं। टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन ये होती है कि ये टैक्स सेविंग ऑप्शंस की तरह डिबेंचर्स काम आता है, और ये कहीं ना कहीं चीपेस्ट सोर्स टैक्स सेविंग की वजह से भी बोला जाता है। बस इसमें टैक्स का डिफरेंस हो जाता है, टैक्स यहाँ पे और टैक्स यहाँ पे जुड़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से ही मिलते जुलते हैं, बस यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा कि ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, शेयर होल्डर्स को फिर भी डिविडेंड के रूप में हम कुछ ना कुछ देते हैं ताकि हमारी कंपनी का क्या हो सके, कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस और कंपनी की वैल्यू को बढ़ाया जा सके। उसके बाद हमने ये देखा कि जो इक्विटी होती है वो मिनिमम रिटर्न देना पड़ता है कंपनी को। इसके 3-4 मेथड होते हैं, अर्निंग यील्ड मेथड जिसमें ईपीएस, एमपीएस मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। उसके बाद हमने डीपीएस वाला मेथड पढ़ा जिसमें डिविडेंड यील्ड मेथड पढ़ा, डीपीएस अपॉन में एमपीएस इनटू 100। उसके बाद हमने ये देखा था कि कंपनी सिर्फ डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करती, डिविडेंड पे भी वो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो पिछले साल हमें डिविडेंड मिला था इस साल हमें उससे थोड़ा सा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होती है, जिसमें हमने D1 प्लस ग्रोथ अपॉन में एमपीएस। D1 क्या होता है, जो अब हमें डिविडेंड मिल रहा है एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होके मिल रहा है। उसके बाद हमने कैपम मॉडल की भी बात करी जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RF, जिसमें हमने अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक दो रिस्क की बात करी। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी किसकी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की। रिटेन अर्निंग वो पैसा जो डिविडेंड के रूप में नहीं दिया वो क्या किया गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहलाया।
उसके बाद हमने रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला डिस्कस किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जब स्पेसिफिक कॉस्ट निकालने के बाद उनको प्लस कर देते हैं तब वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है। और ये सारे स्टेप्स है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के। तो ये लेक्चर बेसिकली बेस्ड था आपका थ्योरी पोर्शन पे, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी कॉस्ट को डिस्कस किया। होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और उसके आपको अच्छे से जल्दी आपको उसके रिवर्ट मिल जाएगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।